चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका शीर्षक है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इट मीन्स ये वीडियो जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें बताएगी और इसमें हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में ही बात करेंगे, और जिसका टाइम पीरियड है लगभग 16वीं सदी और 17वीं सदी के बीच में विजयनगर साम्राज्य की जो उन्नति अवनति है उसके बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। तो इस विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो 14वीं सदी में हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई थे, इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की है। किसने की है इसकी स्थापना? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। ये राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो इसका फैलाव था उत्तर में कृष्णा नदी से प्रायद्वीप के दक्षिण भाग तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था विजयनगर का। अब इसमें जान लेते हैं कि 1565 में आक्रमण करके इसको फिर से लूट लिया गया और ये दोबारा से उजड़ जाता है, और 17वीं 18वीं शताब्दी में पूरी तरह से ये विनिष्ट हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका विनाश हो जाता है। और फिर क्या है, इसमें कृष्णा जो तुंगभद्रा नदी, दो आब का मतलब दो पानी, यानी कि दो नदियों के बीच का हिस्सा, तो इनके निवासियों की याद में ये जो राज्य है जाना जाता है, और इसी की याद में इसका नाम हम्पी रखा गया। और ये हम्पी नाम मोस्टली किस, वहां इनकी कुल देवी होती थी देवी पंपा, उसके नाम पे ही इसका नाम हम्पी रखा गया। तो विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि हम्पी की खोज कब और किसने की, और इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो 1800 ईस्वी में कॉलिन जो मैकेंजी है वो हम्पी के भग्न अवशेष प्रकाश में आए। ठीक है, किसके सामने आए हैं? कॉलिन मैकेंजी के सामने। तो ये कॉलिन मैकेंजी कौन है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये मैकेंजी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी था। ठीक है, कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी था, और इसने ही इसका सर्वेक्षण किया और इस पे एक मानचित्र तैयार किया है। ठीक है, किसने? कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की है। और कब? 1800 ईस्वी में। और 1856 ईस्वी में छाया चित्रकार ने भवनों के चित्र भी यहाँ से संकलित किए हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो ये जो हैं, जैसे कि अभी भी हमने बात की कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी थे। इनका जन्म हुआ है 1754 ईस्वी में। अभियंता थे ये, इंजीनियर, सर्वेक्षक, सर्वेक्षण करने वाले, मानचित्रकार और मानचित्र बनाने वाले भी थे। और इसलिए ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल बनाए गए 1815 ईस्वी में। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? 1815 ईस्वी में बना, वो थे कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन है? कॉलिन मैकेंजी। तो विजयनगर का जो अध्ययन है उससे मैकेंजी को विश्वास हुआ कि कंपनी स्थानीय लोगों से जानकारियां ले सकती हैं, क्योंकि जो भी जिस स्थान पे रह रहा है उस स्थान के बारे में अन्य लोगों की बजाय स्थानीय लोगों को ही सबसे ज्यादा जानकारी होती है। तो इसको विश्वास हो गया, या इन्होंने मान लिया कि स्थानीय लोगों से जानकारियां ली जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट जो विजयनगर के जो शासक है उनको राय, नायक और सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो इस बारे में भी जान लेते हैं, क्यों ये अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। ये इनकी एक उपाधि थी, अपने लिए इस उपाधि का प्रयोग, यानी कि उपाधि मतलब सम्मान सूचक शब्द। ठीक है, उत्तरी सीमा पर शासक, दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। उत्तरी सीमा पर शासक कहलाते हैं, दक्कन में सुल्तान और उड़ीसा के गजपति होते थे। इन सब अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण करके इन्होंने विजयनगर को विकसित किया है। और तमिलनाडु में चोल, कर्नाटक में होयसल में राज्य क्षेत्र का विकास किया है। ठीक है, तमिलनाडु में किसने? चोल शासकों ने, और कर्नाटक में होयसल शासकों ने अपने अपने राज्य क्षेत्र का विकास किया है।
मंदिर संरक्षण, इसके साथ साथ ये मंदिरों के संरक्षण पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते थे या उनके बनावट पे भी। तो तंजावुर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है जो कि सबसे बड़ा मंदिर माना गया है, तो इस पे, और बेलूर का छत्र केशव मंदिर, इन पे इन्होंने इनके संरक्षण पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इसके साथ साथ घोड़े, हाथी और लोग, तो गजपति, जैसे ये अपने लिए गजपति का भी प्रयोग करते थे, जैसे हमने अभी भी पढ़ा है उड़ीसा के गजपति होते। तो गजपति का अर्थ है हाथियों का, गज मतलब हाथी और पति मतलब स्वामी, तो हाथियों का स्वामी इन्हें कहा जाता था। 15वीं सदी में उड़ीसा का जो शक्तिशाली, ठीक है, शासक वंश है, उनका नाम गजपति, क्योंकि उड़ीसा के गजपति हमने पहले ही जान लिया है। फिर दक्षिण में जो भी शासक थे उन सुल्तानों को अशोकपति, राय को नरपति, ठीक है, जो दक्कन के सुल्तान हैं उनको अशोकपति कहा जाता था, राय उनको नरपति या लोगों का स्वामी। नर मीन्स लोग, तो पति स्वामी, तो राय क्या माना गया है, लोगों का स्वामी। तो ये है तीनों के लिए अलग अलग वर्गीकरण और तीनों का अर्थ। अब जान लेते हैं शासक और व्यापारियों के बारे में। युद्ध कला उनकी किस तरह की थी, तो ये जो है प्रभावशाली अश्व सेना रखते थे बहुत ज्यादा। अरब और मध्य एशिया से, इसके लिए अश्व सेना के लिए क्या करते थे, अरब और मध्य एशिया से ये घोड़ों की आयात के लिए महत्वपूर्ण बात समझते थे। यानी कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अशोक सेना इनकी प्रभावशाली सेना थी। महत्व किस चीज को दिया, अरब और एशिया से घोड़ों का आयात करके। व्यापारियों का समूह, पूरे के पूरे काफिले चलते थे। समूह को काफिला जो है वो कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कुदरई, चेट्टी और घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था। व्यापारियों को समूह को क्या नाम दिए गए हैं, कुदिरई, चेट्टी और घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था। ठीक है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो है पश्चिमी तट पर आती हैं और उन्होंने यहीं पे अपने सामरिक केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है। तो ये पश्चिमी तट कौन सा क्षेत्र है, कहाँ आए हैं, तो ये जैसे कि आप सभी जानते हो कि गोवा के नियर बाई ये आए हैं, तो यहीं उन्होंने अपने सामरिक केंद्र स्थापित किए हैं। विजयनगर जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये किस लिए ज्यादा, जैसे कि मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए, रत्नों के लिए, अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध जो विदेशी वस्तु हैं वो मंगवाते भी थे। तो उनमें क्या क्या रत्न और आभूषणों की, विदेशी वस्तुओं की मांग थी। राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन, तो ये राज्य हम ये जान लेते हैं कि कब चरम उत्कर्ष की अपने चरम पे पहुंचा और कब इसका पतन हुआ। ठीक है। जैसे कि एक बार फिर रिवाइज करते हैं, इस साम्राज्य की स्थापना किसने की है, ये की है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। ठीक है। तो जब ये राज्य स्थापित हुआ है तो इसके बाद ये प्रगति करता गया और कब इसका चरम आया है और कब इसका पतन हुआ है, इस बारे में अब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो पहला राजवंश यहाँ पे कौन सा कहलाया है, संगम राजवंश या सैनिक कमांडर। ठीक है। ये कब तक, 1485 तक इसने अपना नियंत्रण रखा विजयनगर पर। फिर इन्होंने सुलुओं को उखाड़ा और 1503 तक ये सत्ता में रहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है तुलो वंश, जिसमें महत्वपूर्ण शासक रहे हैं कृष्णदेव राय। उसने क्या किया, कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदी है रायचर तक अपना विस्तार किया 1512 ईस्वी में। ठीक है। ये रायचूर तक अपने राज्य का विस्तार कर पाता है कौन, कृष्णदेव राय। और 1512 ईस्वी में ये विजयनगर की शासक बनकर उसके साम्राज्य को संभालता। फिर 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1520 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराया। तो ये हैं कृष्णदेव राय जी के विजय अभियान की पहले उन्होंने क्या किया, 1512 ईस्वी तक अपने राज्य का विस्तार किया। कहाँ से कहाँ तक, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी तक राज्य विस्तार किया है। 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों को दमन करके
और उसको भी अपने राज्य में विस्तार के रूप में प्रयोग किया है। फिर 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को भी हरा पानी में सफल हो जाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कार्य किए हैं, बेहतर मंदिर निर्माण करवाए हैं। गोपुरम को जोड़ने का श्रेय भी किसको जाता है, कृष्ण देव राय को ही जाता है। ठीक है, किसको जाता है, कृष्ण देव राय, क्योंकि अब हम इन्हीं के बारे में जान रहे हैं। ये कौन से वंश से संबंधित हैं, ये हैं तुलो वंश से। ठीक है, और माँ के नाम पर इन्होंने नकलपुरम नामक उपनगर की भी स्थापना की है। अपनी माँ के नाम पे इन्होंने कौन सा, नगलपुरम। ठीक है, कृष्णदेव राय ने फिर क्या किया है, अम्युक्त माल्यद ये ग्रंथ है, इन्होंने इसकी रचना तेलुगु भाषा में की है। ठीक है, और ये ग्रंथ जो किससे संबंधित है, व्यापारियों से संबंधित रहा है। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना, मतलब इसमें क्या क्या वर्णन है कि अपने बंदरगाहों को, ये इनकी नीति थी, सुधारना चाहिए व्यापार को बढ़ाने के लिए या वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए। व्यापार या वाणिज्य को बढ़ाने के लिए एक राजा को अपने पहला काम क्या होना चाहिए, अपने बंदरगाह सुधारने चाहिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं, 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय जी की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनके राजकीय ढांचे में तनाव। जैसे जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में रहता है तो अपने अनुसार शासन चलाता है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता से हट जाता है, जैसे कि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जनरल सी बात है कि इससे क्या होती है, प्रशासनिक जो भी व्यक्ति राजकाज को संभालेगा तो वो अपने अनुसार राज को चलाएगा। इसलिए राजकीय ढांचे में तनाव आ जाता है, लोगों में अनबन बढ़ती है। 1542 ईस्वी में केंद्र पर किसका, अरविंद वंश, जो कि 17वीं शताब्दी के अंत तक रहा। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है अरविंद वंश का। और 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में आ जाती है। ठीक है, इसके नेतृत्व में आ जाती है, प्रधानमंत्री है राम रॉय, इसके नेतृत्व में। फिर राक्षस टांगड़ी का युद्ध, जिसे हम इतिहास में तालीकोटा का युद्ध, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा हार, इन्होंने विजयनगर को बुरी तरह से लूटा और शहर को उजाड़ दिया। ठीक है, ये किसके बारे में, जो प्रधानमंत्री राम राय है उसके नेतृत्व में। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है, राक्षस टांगड़ी का युद्ध, जिन्होंने बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं की हार होती है और विजयनगर को बुरी तरह से लूट के शहर को उजाड़ ले जाते हैं। विजयनगर जो केंद्र है अब किसकी तरफ हो जाता है, पूर्व की ओर, यानी कि इसका जो राजनीतिक केंद्र है, कौन सा केंद्र, जहाँ पे सत्ता स्थापित हुई है, वो अब पूर्व की तरफ बढ़ जाता है। और अरविंदु जो वंश है उसने पेनुकोंडा में फिर से चंद्रगिरी से शासन किया है। ठीक है, सुल्तान की सेना विध्वंस के लिए उत्तरदायी थी, फिर भी राय और सेना में धार्मिक भिन्नता होने पर भी शत्रुता नहीं रही। इसका रीजन है, कृष्णदेव राय सल्तनत के दावेदारों का समर्थन करते हैं और यवनों के राज्य की स्थापना करने वाले माने गए हैं। मतलब वो क्या थे, मिलजुल कर रहने वाले और सबको साथ लेके चलने वाले थे। अब नेक्स्ट, यवन संस्कृत भाषा का शब्द है। यवन इस टाइम जैसे कि हमारे यहाँ हिंद यवन ये आए हैं, तो ये यवन क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द जिसका प्रयोग यूनानियों तथा किसके लिए, यूनानी जो लोग हैं, यूनानियों और उत्तर पश्चिम से महाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। अब राय या नायक, शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रमुख, उनको सेना प्रमुख, जो किलों पर नियंत्रण करते थे, क्या करते थे, जो किले होते थे राजा महाराजाओं के, उन पर नियंत्रण, सशस्त्र समर्थक होते थे राजा के। फिर प्रमुख, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्होंने भ्रमणशील रहते थे। ये बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश, नायक कहा जाता था इनको। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण यानी कि गतिमान रहते थे, बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में रहते थे। उपजाऊ भूमि से ही सारी चीजें संभव है, क्योंकि इसी से मनुष्य का गुजारा है। और ये ऐसे काम करने वालों को क्या नाम दिया गया है, नायक। भाषा इनकी थी कन्नड़। विद्रोह कर देते थे जिसको सैनिक कार्रवाई से दबाया जाता था।
अब अमर नायक प्रणाली भी इस साम्राज्य की मुख्य विशेषता है। तो इसके तहत इसके जो तत्व है दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से मिलते जुलते हैं। अमर नायक सैनिक कमांडर प्रशासन के लिए राज्य को दिए गए किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से भू राजस्व और अन्य कर लेते थे। अमर नायक का क्या काम होता था? ये भाई सैनिक कमांडर जो हैं प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए, ठीक है, जो भी किसान, व्यापारी और शिल्पकार थे उनसे भू राजस्व और अन्य कर लेने का कार्य करते। राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे। स्वामी भक्त करने के लिए दरबार में अपनी हाजिरी भी लगाते थे। यानी कि राजा को जो भी कमाई कर से करते थे, कर से जो भी या कर या राजस्व से जो कमाई करते थे उससे क्या करते थे? राजा को भेंट, राजा को उपहार। क्यों? राजा को खुश करने के लिए। ठीक है। दूसरा, दरबार में राजा को खुश करने के लिए हाजिरी लगाते थे। ठीक है, राजा को खुश करने के लिए। अमर शब्द का अर्थ आविर्भाव संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से ही प्रसिद्ध है, लड़ाई या युद्ध में प्रवीण रहनी है। फारसी शब्द अमीर से निकला है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। एक अर्थ क्या है? जो संस्कृत शब्द से समर से निकला है उसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। फारसी शब्द अमीर से मिलता है। अमीर का मतलब है ऊंचे पद वाला कुलीन व्यक्ति। तो इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य में यहीं तक जानेंगे। बाकी का अगली वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। Please share and like my video if you like the video.